अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं जी। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैर खैरियत से होंगे। तो कल हमने अपना जो लेक्चर दिया था और वो था जी हमारे पास नॉन मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल किस तरह अपनी कुछ हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी या फिर उसके कुछ खवास देखे थे। तो इसके बाद जो हम उसके बेसिक जो हमारे पास फिज़िकल और केमिकल आज हम प्रॉपर्टीज़ इसकी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस हवाले से मैंने कल की तरह ही उसको आसान बनाने के लिए आपके लिए तो उसके पॉइंट्स बनाए हैं और इन पॉइंट्स की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास इसकी नॉन मेटल की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और ये कैसे शो होती हैं और क्यों कर होती हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं। तो इसके अंदर जो है हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर तो पहला है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप तिब्बी खसूसियात कह सकते हैं कि जो आपको आप जिसको क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं अपनी आंख से, तो या फिर उसको क्या कर सकते हैं आप वाइडली आप उसको क्या कर सकते हैं कि उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी, तो पहली जो आपने फिजिकल उसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जो नॉन मेटल होती हैं वो तमाम की तमाम गैसेज होती हैं जो किसी भी ग्रुप के अंदर पीरियोडिक टेबल में जो नॉन मेटल के ग्रुप्स हैं उसके अंदर वो टॉप के ऊपर होती है। टॉप के ऊपर मतलब ऊपर होती है। जो भी एलिमेंट नॉन मेटल के ऊपर होते हैं ग्रुप्स के अंदर, तो वो गैसेस की शक्ल में पाए जाते हैं। तो ये एक तो हो गया उसके कि ये सारे के सारे जो ऊपर होते हैं वो गैसेस की शक्ल में होते हैं। तो इस गैसेस की शक्ल के आने के बाद जो आपको पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे नॉन मेटल के ग्रुप्स में नीचे आएंगे, तो नीचे आने से आपको पता चलेगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे पास ये चीज़ें जो है आपकी नॉन मेटल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड और फिर नीचे आने तक ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट होती जाएंगी। तो जो आपके पास रेस्ट ऑफ दी नॉन मेटल होती है, यानी कि बचे हुए जो ऊपर वाले छोड़ के जो नीचे वाले नॉन मेटल के एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों हालतों में पाए जा सकते हैं। लिक्विड भी हो सकते हैं वो आपके पास सॉलिड भी हो सकते हैं। तो इसके बाद जो है हमारे पास सॉलिड जो होते हैं वो आपके पास जो नॉन मेटल होते हैं, सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल होते हैं। तो इस ब्रिटल का क्या मतलब है? तो इस ब्रिटल का मतलब ये है कि ब्रिटल एक ऐसी खसूसियत है कि जो सख्त भी होती है, ऐसी खसूसियत नॉन मेटल की जो उसको थोड़ी सी हार्डनेस की भी आपको कॉन्सेप्ट देती है, और हार्डनेस के साथ साथ ये भी कॉन्सेप्ट देती है कि ब्रिटल एक ऐसी चीज़ है जो आसानी के साथ टूट सकती है। तो जो आसानी के साथ टूट जाती हैं तो इनको हम ब्रिटल कहते हैं। तो नॉन मेटल जो होती हैं वो हमारे पास सारी की सारी ब्रिटलनेस शो करती हैं, यानी कि वो आसानी के साथ टूट सकती हैं। तो उसके बाद है हमारे पास जो नॉन मेटल होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, सिर्फ ग्रेफाइट के अलावा। तो नॉन जो आपके पास मेटल होती है, नॉन मेटल होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देती। तो जब वो पास नहीं करने देती उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। तो जब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए मैंने आगे उसके वाई लिखा है कि ये खसूसियत वो क्यों शो करती है। तो उसकी रीज़न यही है कि इसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते, तो जैसे हमारे पास ग्रेफाइट है, तो ऊपर मैंने लिखा कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी रीज़न क्या है कि ग्रेफाइट तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, मगर जो हमारे पास दूसरे नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते। तो उसकी रीज़न ये है कि ग्रेफाइट का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे कार्बन जुड़े होंगे, तो इनके दरमियान जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर डीलोकलाइजेशन होती है कि डीलोकलाइजेशन के इसके एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ जाते रहते हैं। तो इस वजह से जो उनकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो कुछ फ्रीली होती है और उसके अंदर एक कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है।
तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके जो खसूसियत है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, बैड कंडक्टर से ये गुड कंडक्टर में आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि तमाम के तमाम नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, सिर्फ एक ग्रेफाइट के अलावा। तो उसके बाद हमारे पास दे आर नॉट शाइनी। तो ये शाइनी यानी कि इसकी कोई नॉन मेटल की चमक नहीं होती। तो जैसे ही आप नॉन मेटल को देखेंगे तो उनके पास कोई ख़ास चमक नहीं होगी, यानी कि वो लस्टर नहीं होंगे। जैसे हमारे पास मेटल थी, उसके अंदर से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी। जैसे आप आयरन को, आपने लोहे को कटते हुए देखा होगा कि लोहे को जब काटा जाता है तो उसके अंदर से एक शाइनिंग शो हो रही होती है हमारे पास। वो कुछ इसलिए होती है कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके अंदर वही, आप जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इस वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन के ना होने की वजह से इसके अंदर क्या होता है जी, ये शाइनी नहीं होते। तो इसके बाद जी हमारे पास एक सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो हमारे पास एक होता है जो आयोडीन है। तो आयोडीन हैलोजन है एक। तो हैलोजन में तमाम के तमाम नॉन मेटल में से एक आयोडीन ही है, जो एक तो सॉलिड में होता है और दूसरा ये लस्टर भी शो करता है जैसे मेटल का होता है। तो इसकी वजह भी यही है कि इसको ऊपर से नीचे आते हुए इसका आप देखेंगे कि इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो साइज बड़ा हो जाने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट शेल की वो बहुत कम हो जाती हैं। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो जब भी वो अपने नॉर्मल स्टेट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो वो लाइट क्या होती है, इमिट होती है और वो शाइनिंग शो करता है। तो इस वजह से आयोडीन एक है जो सिर्फ लस्टर शो करता है या शाइनिंग शो करता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि आयोडीन एक शाइनिंग आपके पास नॉन मेटल है और बाकी सारे क्या होते हैं जी, शाइनिंग नहीं शो करते। तो उसके बाद जो हमारे पास जो नॉन मेटल होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। तो सॉफ्ट क्यों होती हैं, वही वजह कि उनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है और इनके अंदर बॉन्डिंग जो है वो भी कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं होती, जिसकी वजह से जो है ये अपनी सॉफ्टनेस शो करते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ हार्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं कि डायमंड बोलते हैं। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कार्बन कार्बन एटम मिलकर बना होता है। तो कार्बन एक ऐसा जेड स्ट्रक्चर या फिर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कि ज़्यादा मजबूत होता है, जो हर तरफ से कार्बन के साथ घिरा होता है। तो जिस वजह से जो डायमंड है हमारे पास वो सख्त हो जाता है। और सिवाय डायमंड के बाकी सारे के सारे नॉन मेटल जो आपको नज़र आएंगे वो सॉफ्ट होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो बहुत कम होगा। तो उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इस तरह जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल हैं ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास है वो है जी लो डेंसिटी होती है इसकी नॉन मेटल की। तो डेंसिटी क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर कोई आप जिसका वज़न बहुत कम होता है और उसका साइज़ भी क्या होता है जी, कुछ वज़न के हिसाब से जो साइज़ होता है कुछ उसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर आप चीज़ को फ्लोट करवा सकते हैं जिसका वज़न बहुत कम होता है। तो उसकी दरअसल क्या होता है कि उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो इसी तरह जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं तो उनकी डेंसिटी भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो मेटल्स हैं। मेटल से इनकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। तो उसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज़ शुरू होती है वो है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो आपने पहली चीज़ देखनी है वो क्या है कि जो नॉन मेटल होती है वो वैलेंस शेल जो उनका होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जब कमी होती है तो वो चाहता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। तो इलेक्ट्रॉन की गेनिंग के लिए ज़रूरी होता है कि उसके पास कमी होगी तो वो गेन करेगा, अगर कमी नहीं होगी तो वो गेन ही नहीं करेगा। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है जी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाते हैं। जो नॉन मेटल होती है इसके वैलेंस शेल के अंदर 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है जी कमी होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को
एक्सेप्ट करता है। तो उसके बाद जो है हमारे पास जी जो तमाम के तमाम जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके पास फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयोनिक बॉन्ड कब बनाएंगे जी? आयोनिक बॉन्ड तब बनाएंगे जब कोई भी, जैसे हमारे पास यहाँ पे है जी मेटल और इसके साथ है नॉन मेटल, तो जब भी मेटल और नॉन मेटल क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो आयोनिक बॉन्ड क्रिएट होगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि सोडियम एक हमारे पास मेटल है, उसके बाद क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल जैसे ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं तो एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है। तो इस तरह वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे को। तो इस तरह से हमारे पास एक आयोनिक बॉन्ड बन जाता है, जिसकी एग्जांपल मैंने दी NaCl की। तो उसके बाद जो इसकी और एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं, उसकी वजह क्या है जी? कोवलेंट बॉन्ड कब बनाते हैं? जब हमारे पास एक नॉन मेटल हो और उसके साथ रिएक्ट करने वाली भी दूसरी चीज नॉन मेटल हो। तो नॉन मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है, जैसे कि हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करता है जी? ये CO2 बनाता है। तो ये भी दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं, तो इनके पास जो है एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है, बनता है। तो इस तरह हमारे पास इसकी एक और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो वाज़ेह हो जाती है। तो जो उसके बाद है जी, ये जो नॉन मेटल होती हैं वो रिएक्ट नहीं करती वाटर के साथ और उसके बाद डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट का क्या मतलब है कि उसके अंदर सैल्यूट की जो मिकदार होगी वो कम होगी और सॉल्वेंट की मिकदार जो है वो ज़्यादा होगी। तो ऐसा एसिड हमारे पास तो ऐसा एसिड हमारे पास डाइल्यूट एसिड समझा जाता है। तो जो नॉन मेटल होती है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो इसकी रीज़न क्या है कि डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करती? तो इसकी रीज़न ये है कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है जी, उसके पास भी जो होता है हमारे पास जो वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और जो आपके पास नॉन मेटल होती है ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो भी एक्सेप्टर होता है और वो भी एक्सेप्टर होता है, दोनों को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो है वो नॉन मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करता। तो इसी तरह वो वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। तो इस तरह हमारी ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट हो जाती हैं। तो उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि हैलोजन होते क्या है और हैलोजन के कंपैरिजन रिएक्टिविटी के साथ कैसा है और रिएक्टिव कैसे होते हैं हैलोजन। तो हैलोजन हमारे पास जो 7th A ग्रुप है आपके पास, उस 7th A ग्रुप को हमने नाम दिया है जी हैलोजन का। तो हैलोजन क्या है कि हैलोजन में सबसे पहले आता है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नीचे क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन है, ब्रोमीन के बाद आयोडीन है। तो इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ऊपर से नीचे कम होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऊपर से नीचे बतदरीज कम होती है तरतीब के साथ। तो इस तरह हमारे पास इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास फ्लोरीन होगा, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। तो ऊपर ऊपर जो है वो आपको मैंने जैसे पहले बताया वो गैसेस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। तो ऊपर ऊपर वाला हमारे पास क्या होगा जी, गैस होगा, उसके नीचे फिर ऐसा ऐसा जो प्रॉपर्टी है वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से फिर क्या होती जाएगी जी, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होती जाएगी। तो इसीलिए जो आयोडीन है वो सबसे नीचे पाया जाता है। तो इसीलिए वो क्या है जी हमारे पास सॉलिड की शक्ल में होता है और वो सॉलिड शाइनिंग सॉलिड होता है। तो इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है तो वो भी नीचे नीचे ऐसा ऐसा आते आते वो भी बतदरीज चेंज होता जाता है। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक नॉन मेटल का भी कंप्लीट होता है कि नॉन मेटल है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, और इसके बाद भी हमारे पास जो इसका कंपैरिजन है रिएक्टिविटी का हैलोजन के अंदर तो वो कैसे है। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का एक टॉपिक बचेगा तो वो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।